स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th के लिए। हमारा चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आज का हमने कम्युनलिज्म के बारे में किया और आज हम करेंगे सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष शासन। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। एक तरह से कम्युनलिज्म मैंने बताया था, धर्म के आधार पर जब बहुत आगे लोगों की सोच बढ़ जाती है तो वो कम्युनलिज्म का रूप धारण कर लेता है। तो उससे निदान पाने के लिए या उससे मुक्ति पाने के लिए जो सेक्युलर स्टेट है या वो जो बहुत ही बड़ा चैलेंज था, उससे छुटकारा पाने के लिए सेक्युलर स्टेट बहुत ही अच्छा रास्ता है। सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राज्य। कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी धर्म में विश्वास ना करना, एक तरह से सभी किसी एक पर्टिकुलर एक धर्म का पक्ष ना लेना, सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देना, वो होता है हमारा सेक्युलर स्टेट। वो होता है हमारा सेक्युलर स्टेट। अब ये देखो बेटा, हमारे एक जो सेक्युलर स्टेट होता है इसमें किन किन मतलब कि क्या क्या चीज़ें होती है, किन किन चीज़ों के आने से वो सेक्युलर स्टेट बनता है। आगे देखते हैं। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। ये जो जहाँ पर भी हमने जिस भी देश में सेकुलर स्टेट को अपनाया है, धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है, उनकी किसी मतलब कि किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कोई एक धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया जाता। और ये आगे देखो बेटा, अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, दैट ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान एंड दैट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल देकर बता रखे हैं कि जैसे कि मतलब कि जैसे हमने तो सेकुलर स्टेट को अपना रखा है, सेकुलर स्टेट को अपना रखा है जिसकी वजह से हम किसी भी एक धर्म को मतलब कि हमने राजकीय धर्म घोषित नहीं किया है। लेकिन बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहां पर, जैसे कि श्रीलंका में मैंने आपको बताया था सिंहली और तमिल थे, उन्होंने बुद्धिस्ट को या बौद्ध धर्म को ज़्यादा मान्यता दी थी हिंदू धर्म की बजाय। हम पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में जो आपका इस्लाम है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है अदर धर्मों की अपेक्षा। ऐसे ही इंग्लैंड में जो क्रिश्चियन है आपका या ईसाई धर्म है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो सेकुलर स्टेट जिस भी देश ने अपना रखी है वहाँ पर किसी एक मतलब कि धर्म को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता, सभी को क्या किया जाता है, बराबर महत्व दिया जाता है। अगला पॉइंट बताओ बेटा, जहाँ पर दिया जाता है उसी को हम सेकुलर स्टेट बोलते हैं। अगला देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any। कि संविधान में सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी होती है। कि संविधान के द्वारा जहाँ पर भी हमने सेकुलर स्टेट को अपनाया है तो हम अपने धर्म का किसी भी ढंग से धर्म में जो रीति रिवाज है या और कुछ है, व्यक्ति उनको किसी प्रकार से फॉलो कर सकता है और उनका कैसे भी प्रचार प्रसार कर सकता है। तो उसके लिए उसको हर प्रकार की आज़ादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। बेटा, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित रूप से ये प्रावधान नहीं होता या ये चीज़ें नहीं लिखी होती तो उसको माना बहुत कम जाता है। तो इस वजह से लिखित में हमारे संविधान में ये सारी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की गई हैं। अगला देखो बेटा पॉइंट, तो वो जो स्टेट है वो उसको हम सेकुलर स्टेट बोलेंगे। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन और ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस। कि संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को वो एक तरह से या भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। कि अगर हम किसी भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करते हैं
तो वो संविधान के आधार पर सही नहीं है या वो असंवैधानिक है, तो ऐसा करने वालों को दंडित भी किया जा सकता है या उनके खिलाफ कई प्रावधान बनाए गए हैं। तो हमें जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें किसी भी एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। अगला हमारा जो सेकुलर स्टेट जो बनाता है किसी भी देश को, वो है एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवेन in the matters of religion in order to ensure the equality within religious communities. For example, it bans untouchability. कि इसके साथ ही जो संविधान है धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मतलब कि जितने भी एक तरह से इनका संविधान जितने भी धार्मिक समुदाय हैं उनमें वो क्या लाने की कोशिश करता है, इक्वलिटी लाने की कोशिश करता है। किसी को बेटा ये देखो बहुत सारी जगह पे ऐसे होते हैं कि कोई धर्म है वो मेजॉरिटी में हो, कोई धर्म है वो माइनॉरिटी में हो, तो ऐसे के लिए वो जो हमारा संविधान है वो सब में ये लाने की कोशिश करता है कि इक्वलिटी आए। इस वजह से उसने हम अपने जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बैन कर रखा है अनटचेबिलिटी को, कि जैसे जो छुआछूत है अगर किसी के साथ करेगा तो मतलब कि उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा सेकुलर स्टेट का जो टॉपिक है यही फिनिश होता है कि सेकुलर स्टेट वो होगी जहाँ पर किसी भी कोई किसी का राजकीय धर्म नहीं होगा, नो ऑफिशियल रिलीजन होगा, मतलब कि जैसे कि इंडिया का है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भाई जैसे श्रीलंका में बुद्धिस्ट या बुद्धिज़्म, पाकिस्तान में इस्लाम को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और इंग्लैंड में आपका क्रिश्चियंस है जो आपका क्रिश्चियनिटी है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, ऐसे ही भारत में नहीं दी जाती। फिर उन्होंने बताया कि सभी जहाँ पर उसी को सेकुलर स्टेट का दर्जा दिया जाता है जहाँ पर सभी व्यक्ति आराम से अपने विचारों को अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सके, और अगर धर्म के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको भी असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। एट द सेम टाइम कि वो इस समय के अनुसार ये कोशिश करता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि सभी को बराबरी का दर्जा मिले, सारे धर्मों को और वो समाज में बराबरी मिले। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, लगा रखा है, जैसे कि इट बैन्स अनटचेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब ये देखो बेटा, हमने अभी तक जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसी में हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे। अगला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स से कैसे जुड़ी है? देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे हमने कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ा था कि कम्युनलिज्म को एक तरह से कम्युनलिज्म वालों ने रिलीजन को बेस बताया था, ठीक है। ऐसे ही ये देखो, अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज द स्पेशल ऑफ इंडिया, ऑल सोसाइटीज हैड सम काइंड ऑफ, ये बेटा ये बताया गया है कि भाई एक तरह से उन्होंने इसको बेस मानकर चले हैं कास्ट को पॉलिटिक्स में, कि कास्ट तो इसमें होगी। बेटा एक बात और मैं बताती हूँ कि हमारा टॉपिक है, पहले हम कास्ट इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कास्ट क्या होती है आपको पता चल गया होगा, कोई भी विशेष समुदाय से जो लोग बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड, और पॉलिटिक्स के साथ हम इसको जोड़ेंगे। तो पहला हमारा इसमें टॉपिक है वो है कास्ट इनइक्वालिटीज़, कि कास्ट के आधार पर जो इनइक्वालिटीज़ है वो किन किन आधारों पर होती है वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। लिंग और धर्म के आधार पर जो आपका हमने पढ़ा था, अब कास्ट के आधार पर ये देखो बेटा, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया, ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। कि पहले हमारी सोसाइटीज़ में क्या होता था बेटा कि मतलब कि उनके काम के आधार पर कि भैया जो जिस फील्ड में लेबर कर रहा है उसके आधार पर उनका डिवीज़न कर दिया था कि भैया ये आदमी इस ऑक्यूपेशन में लगा हुआ है, ये इसमें ऑक्यूपेशन में लगा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका ये काम है। कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया
और फिर उन्होंने मन में एक धारणा अपना ली कि भाई अगर अगर इसका पिता ये काम कर रहा है तो अब पुत्र भी ये काम करेगा। तो इसने एक तरह से हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीज़न बन गया ये, कि भाई कहने का मतलब ये है कि पहले तो उन्होंने काम के आधार पर बांट दिया कि उस टाइम ये नहीं पता था किसी को कि भाई आज के टाइम में ये इस काम को छोटा, वैसे तो सारे काम इक्वल होते हैं बेटा, कि चाहे कोई एक छोटा किसी के घर सफाई करने का काम करे या कुछ भी काम करे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसके आधार पर उनकी जो जाति या कास्ट निर्धारित की गई वो भी समाज के अंतर्गत उनके लोगों की जो सोच थी उनके प्रति वो भी वही रही कि भाई जो कुछ ऐसे काम कर रहा है तो वो लोअर कास्ट के अंतर्गत उन्होंने अपनी मान्यता मान ली। मैं नहीं कह रही बेटा मेरे अकॉर्डिंग तो सब इक्वल है, लेकिन उन लोगों के मन में ये धारणा होगी कि जो ये काम कर रहे हैं वो एक लोअर कास्ट के अंतर्गत मान लिए, जो मतलब कि बड़े बड़े ऑक्यूपेशंस पे लगे हुए थे उनको मतलब कि एक तरह से जो उनका लेवल है समाज में वो ऊंचा हो गया। तो ये चीज़ एक तरह से हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन समाज के अंदर एक तरह से ये बन गया कि हाँ भाई कि जो वंशानुगत विभाजन ये हो गया तुम्हारा। आगे देखो बेटा, similar occupation married within the caste group and did not eat with members from the other caste group। अब समाज के अंदर ऐसी ऐसी धारणाएं बनती चली गई कि भाई अगर समाज में इनकी कंडीशन ऐसी है तो ये लोग एक ऑक्यूपेशन वाले लोग उसी ऑक्यूपेशन वाले लोगों के साथ जो विवाह के संबंध है वो बनाएंगे, या इस जाति का जो लोग है वो इसी जाति में विवाह करेगा, इससे बाहर नहीं करेगा, या ये जो आपकी लोअर कास्ट जिनको ये मानते थे वो मतलब कि जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ भोजन वगैरह नहीं कर सकते या और कुछ, वो अपने ही ग्रुप्स में रहेंगे। तो इस तरह से जो समाज है उसमें जो ये डिवीज़न है ये बढ़ता ही चला गया, और मतलब कि जो समाज में जो कास्ट है उसने एक तरह से कास्ट जो आपका डिवीजन था वो एक तरह से विकराल रूप धारण करता चला गया। आगे देखो बेटा, कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप, कि जो ये वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित थी। इसका कहने का मतलब ये है कि अब ये देखो बेटा कि हमने जैसे कि आपका कम्युनलिज्म किया था, कम्युनलिज्म के अंतर्गत जो लोग कम्युनलिज्म में विश्वास रखते थे उन लोगों का मान्यता ये हो गई थी कि जो जिनका हमारे जैसा धर्म है या और कुछ है तो उनकी सोच, उनके विचार या उनका काम करने का ढंग, उनका नज़रिया वो सब सेम होगा। ऐसे ही जब कास्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो सोशल डिवीज़न हुआ, समाज का डिवीज़न हुआ, तो उसमें भी एक तरह से ये लोगों के अंदर सोच आ गई थी कि भाई मतलब कि इस कास्ट वाले लोग हैं उनकी सोच एक जैसी होगी, उनकी धारणाएं एक जैसी होगी और अदर की एक जैसी होगी। तो बेटा समाज में ये बहुत ज़्यादा डिवीज़न हो गया था, तो इसको दूर करने का जो काम है वो रिफॉर्मर्स ने किया, जिसमें हमारा नाम है ये देखो बेटा सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फूले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर एंड पेरियार रामास्वामी Nayakar advocate and work to establish a society in which caste inequalities are absent, कि उन्होंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की कि जितनी भी अनइक्वालिटी है समाज के अंदर जो मौजूद है उसको दूर किया जा सके। अगला देखो बेटा, उसके अलावा समाज में समानता लाने का जो काम था वो हमारे ये नहीं कि जो हमारे रिफॉर्मर्स थे उनके द्वारा ही किया गया था, उसके अलावा आप देखो बेटा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि अब जो इस कास्ट के लोग हैं धीरे धीरे उनकी कंडीशन में सुधार आता गया, उनकी जो व्यवस्था है वो अच्छी होती गई, समाज के उच्च पदों पर भी जाते गए। तो जिसका क्या रिजल्ट हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की वजह से भाई अगर एक अमीर है, सही पद पर एक व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके आगे कोई नहीं बोलेगा, उसके आगे ये जो डिवीज़न है हमारी इसकी बात भी कोई नहीं करेगा। उसके अलावा हमारा देखो बेटा लार्ज स्केल
अर्बनाइजेशन की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो शहरीकरण हुआ उससे भी इसमें लोगों की सोच में परिवर्तन आया। ग्रोथ ऑफ द लिटरेसी एंड एजुकेशन की जो हमारा शिक्षा है उसके मतलब कि जब शिक्षा का विस्तार हुआ तो जो लोगों की सोच है वो बदली, उसने भी इस चीज़ को कम किया। अगला पॉइंट देखो बेटा, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ये हम ये कहेंगे कि जो लोगों का एक तरह से पेशा चुनने की जो आज़ादी दी उसकी वजह से भी द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजर्स, जो हमारे गांव में जो जमींदारी व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने के कारण भी इस चीज़ में सुधार आया। द ओल्ड तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो मतलब कि उन्होंने ब्रेक किया हमारी जो कास्ट सिस्टम था उसको। तो ये हमारा टॉपिक था कि जो हमारा कास्ट इनइक्वालिटीज़ की कास्ट में इनइक्वालिटीज़ किन किन वजह से आई और उनको कैसे दूर किया गया। ये किन की वजह से आई बेटा, ये उन लोगों की सोच की वजह से आई कि जो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा कास्ट का डिवीज़न किया था। लेकिन हमारे कुछ रिफॉर्मर्स प्लस हमारा लिटरेसी रेट है वो उसमें ग्रोथ होने की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज, ये सारे वो रीजन है जिनकी वजह से दोबारा से जो हमारा समाज है उसमें जो मतलब कि कास्ट के अकॉर्डिंग जो डिवीज़न होता था या जो लोगों की स्थिति थी उनको सुधारने का प्रयास किया गया। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।